everyone and welcome back to my new video। तो आप आज हमारा टॉपिक है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आज उनकी लाइफ को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप सर सैयद अहमद खान के नीचे कुछ सब टॉपिक्स देखिए, जो कि है इंट्रो, बुक्स एंड राइटिंग, मुस्लिम एंड ब्रिटिश कम क्लोजर, MAO कॉलेज। MAO कॉलेज मीन्स मोहम्मद एंड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली इंट्रो में जाएंगे, ठीक है। तो Sir Syed Ahmed Khan was born in 1817 in Delhi in a family that had been the service of the Mughal emperor. His father was a Sufi. His mother was a more practical person who took interest in her son's education and brought him up to be a good human being with a sound knowledge of his religion, Islam. By the time Sir Syed Ahmed reached his teenage years, the British had taken over the subcontinent as the ruling power. On his father's death in 1838, he entered service with the East India Company as a junior clerk under an English judge, Mr. Robert Hamilton. Syed Ahmed Khan studied British law and passed the examination with merit. He soon rose to be a junior judge in 1841. By 1855, he was promoted to the rank of Sadr-e-Amin, the highest rank an Indian could reach in the जुडिशियल सर्विस ऑफ द ब्रिटिश। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 1817 में दिल्ली में। उनके जो फादर थे वो थे सूफ़ी, और उनकी जो फैमिली थी वो मुग़ल एम्परर की सर्विस में थी, ठीक है। उनके अब जो उनकी मम्मा थी, उनकी अम्मी थी, वो उनकी मदर वो प्रैक्टिकल पर्सन थी, और उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पे इंटरेस्ट लिया और उसे पढ़ाया और अच्छा इंसान बनाया, ठीक है। जब उनके फादर की डेथ हुई सर सैयद अहमद ख़ान की, तो उन्होंने सैयद अहमद ख़ान ने सर्विस इंटर की जो विद ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ जूनियर क्लर्क। पहले वो जूनियर क्लर्क में एज अ ईस्ट इंडिया में सबसे पहले जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वो पहले जूनियर क्लर्क थे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ब्रिटिश लॉ पढ़ा, और फिर उन्होंने जो उनका एग्ज़ाम होता है उसको पास किया मेरिट पे, और फिर वो जूनियर जज बने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको 1855 में उनको प्रमोशन मिली टू द रैंक ऑफ सदर अमीन। अब जो सदर अमीन है वो हाईएस्ट रैंक है किसी भी इंडियन को मिलने के। इंडियन को ये सबसे बड़ी रैंक थी जो किसी इंडियन को मिल सकती थी, जो थी सदर अमीन। अब हम ये तो हो गया इंट्रो। आई होप कि आपको इंट्रो की समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे बुक्स एंड राइटिंग्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं बुक्स वगैरह की, बुक्स एंड राइटिंग्स की। During his 33 years of loyal service to the British government, Sir Syed took on the job of self-education. He read histories of the British Empire and started to write books on the history of Muslims. देखो, जब उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ी तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने वो पढ़ा तो उन्होंने मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रहे थे उनकी हिस्ट्री पे बुक्स लिखना शुरू कर दी, ठीक है। एक उनकी बुक पहली होगी हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम इन हिंदुस्तान, ठीक है। His most famous ones are असर अल सनादीद। अब एक उनकी थी बहुत ज़्यादा फेमस, वो जो थी असर अल सनादीद। ये जो थी बेसिकली थी एक डिस्क्रिप्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली में जितनी भी मॉन्यूमेंट्स थी हिस्टोरिकल, उसकी डिस्क्रिप्शन थी ये। उसके बाद हमारे पास आता है सिलसिलातुल मुल्क, ये भी बहुत फेमस थी। ये थी अक्रोनोलॉजी ऑफ द किंग्स एम्परर एंड मोनार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक सीक्वेंस था किंग्स एम्परर एंड मोनार्क्स जो इंडिया में थे, ठीक है। हिज अदर ग्रेट इंटरेस्ट वाज रिलीजन ऑन विच ही रोट मैनी एसेज। उन्होंने रिलीजन पे भी बहुत सारे एसेज लिखे थे। सर सैयद इनहेरिटेड रिलीजियस डिवोशन फ्रॉम हिज फादर एंड लेट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शाह अब्दुल अजीज। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद शहीद बरेलवी। उसके बाद वो उनके शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद शहीद बरेलवी जो थे उनके इन्फ्लुएंस के नीचे आ गए थे, ठीक है। उनके पास आ गए थे, उनके अंडर आ गए थे, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर। ही वाज अपोज टू Muslims wasting time and energy over aimless rituals and superstitions. Sir Syed was greatly impressed by the advances in technology and progress achieved by the European powers. सर सैयद अहमद खान बहुत इम्प्रेस हुए थे जो एडवांसेस और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस
यूरोपियन पावर्स ने की थी, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे. He traveled widely and saw for himself the immense material progress that the European nations had achieved. ठीक है. इसके अलावा मैं इनका एक फैक्ट एक और बताना चाहूँगी. So Syed Ahmed Khan visited England in 1869 with his son and he was awarded the Star of the British Empire. उन्होंने जब वो इंग्लैंड अपनी बेटी के साथ गए थे तो उनको एक अवार्ड मिला था 1869 में, स्टार ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, ये हो गया. हमारी बुक्स एंड राइटिंग्स भी होगी, इंट्रो भी हो गया, और हमने बुक्स एंड राइटिंग्स को भी कवर कर लिया. अब हम चलते हैं मुस्लिम एंड ब्रिटिश कम क्लोजर. अब हम बात करते हैं कि उन्होंने मुस्लिम से ब्रिटिश को एक साथ कैसे लाया, जो कि बहुत डिफिकल्ट था. Sir Syed wished to change the attitude of British rulers towards the Muslim who were mostly blamed for the 1857 war. अब जो ब्रिटिश थे, इनकी ब्रिटिश जो थे वो ब्लेम कर रहे थे मुस्लिम्स को 1857 की जो वॉर थी उसके लिए. अब जो सर सैयद अहमद खान था, इनने एक पैम्फलेट लिखी थी जो थी द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट. पॉइंटिंग उसमें उन्होंने पॉइंट किया था that British उन्होंने पॉइंट किया था ब्रिटिश को that the Muslims should not be blamed entirely for the revolt. ठीक है, क्योंकि अब देखो उन्होंने इस पैम्फलेट में लिखा था कि मुस्लिम को इसे ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम अकेले नहीं थे, हिंदूज ने भी 1857 की वॉर में थे. It was brave of Sir Syed to do this as he was a government officer, but he sent copies of the pamphlet to the members of parliament in England. सर सैयद अहमद खान के लिए बहुत बहादुरी वाला, सर सैयद अहमद बहुत बहादुर थे कि उन्होंने ये काम किया, क्योंकि एज अ वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया. उन्होंने उसको वो कॉपीज़ जो कॉपीज़ थी उस पैम्फलेट की, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड को भेजी. ही रोट. उसके बाद नेक्स्ट, अब उसके बाद एक और, ये तो हो गया एक इन्होंने पैम्फलेट लिख दी ना कि अब दूसरा इनका क्या स्टेप था इनको साथ लाने के लिए. एक और इन्होंने लिखी द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया. अब दूसरी थी, पहली तो ये थी द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, और दूसरी थी द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया इन 1860, रिलेटिंग स्टोरीज ऑफ दोज मुस्लिम्स हु हैड हेल्प्ड सेव ब्रिटिश इन 1857 वॉर एंड हु हैड लॉयली सर्व द ब्रिटिश रूलर्स. अब ये द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया थी, ये जो थी बेसिकली इस बारे में थी कि जो जब ये 1857 की वॉर थी 1857 की, इसमें मुस्लिम्स ने इंग्लैंड के ऑफिसर्स और उनको बचाने की कोशिश की, उनको बचाया था. ठीक है, उसके बाद है Muslims until 1872 Muslims were the enemy in the eyes of British, but in 1888 the Viceroy Lord Ripon remarked that the Muslims had descended from those who formerly occupied a commanding position in India and who were exceptionally able to understand the responsibility attached to those who rule. The Viceroy or Lord Ripon, इन्होंने ये लिखा था कि Muslims had descended, ये भी पढ़ा. Sir Syed also wrote a commentary on the Bible, pointing out the similarities between Islam and Christianity to remove Muslims' reservations about working closely with their British rulers. ठीक है. Secondly, Sir Syed tried to bring about the social information among the Muslims who had become frustrated, lazy and politically downtrodden. He started his famous journal, Tehzeeb al-Akhlaq, through which he called on the Muslims to shed their conservatism and move to a higher plane of thinking both individually and collectively. अब हम चलते हैं, ये हमारा हो गया how the Muslim and British come close. अब हम चलते हैं मोहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज पे. Reform and the revival of Muslims through education was Sir Syed Ahmed Khan's foremost concern. उनकी जो मुस्लिम्स की एजुकेशन की वो सबसे बड़ा एक उनके लिए कंसर्न था, एक परेशानी थी कि मुस्लिम्स को उन्होंने किसी भी हाल में पढ़ाना है, उनका यही था. उनके क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, तो उनका था कि मुस्लिम्स को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए. In 1859 he set up the first educational institution called the Farsi Madrasa. अब सबसे पहले तो 1859 में उन्होंने सबसे पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला था, जो था फर्सी मदरसा एट मुरादाबाद. उसके बाद in 1863 a similar madrasa was established at Ghaziabad. However, the most important impact was felt through the Scientific Society of Ghazipur, founded in January 1864.
where works of Western arts and sciences were translated into Urdu. In 1877 came his final and long-lasting achievement, the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh. ठीक है, ये इनकी फाइनल एंड लॉन्ग लास्टिंग अचीवमेंट थी सर सैयद अहमद खान की. ठीक है, जो थी, ठीक है, जब वो उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने विजिट ब्रिटेन में विजिट किया एंड स्टडी द वर्किंग्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज. ठीक है, जब वो ब्रिटेन गई उन्होंने पढ़ा वर्किंग ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज. ही यूज और फिर उसने उनके बाद जब वो वापस आए ब्रिटेन से तो उन्होंने उस एक्सपीरियंस को यूज़ किया, उस एक्सपीरियंस को टू मेक अ कॉलेज ऑफ हायर लर्निंग फॉर मुस्लिम. अब जो बाहर से देख गए थे ब्रिटेन से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का, तो फिर उसी को देख के उन्होंने एक और बनाया जो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. At Mohammedan Anglo-Oriental College, Sir Syed combined a residential system of university education. It provided scientific learning in both English and Urdu along with religious instructions. अब जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था इसमें साइंटिफिक लर्निंग थी, पढ़ाई जा रही थी, ठीक है, प्रोवाइड की जा रही थी इन बोथ इंग्लिश और उर्दू में भी, दोनों लैंग्वेजेस में की जा रही थी विद रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. अब इस्लाम में कुछ चीज़ें मना की गई हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस के साथ, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के साथ स्टडीज वर सप्लीमेंटेड विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मॉरल ट्रेनिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. अब जो उसमें था पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी थी. Independent thinking was encouraged by means of societies and clubs. The Citizens Union Club was modeled on the Cambridge Union Society, who trained students in the art of public speaking and leadership. The founder, अब थोड़ा सा मैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में थोड़ी सी साइड इन्फॉर्मेशन भी दे सकती हूँ, जो कि है the founder principal of the Mohammedan Anglo-Oriental College was H.I. Siddons, followed by the Theodore Beg. The first chancellor of the Aligarh University from 1920 to 1930 was Sultan Jahan Begum, the ruler of Bhopal. She was the founder of All India Ladies Association and the president of the All India Muslim Ladies Conference and an author as well. ठीक है, ये भी हो गया. अब हम बात करते हैं, अब हमने देखे कितने 4 टॉपिक्स अभी तक हमने कवर कर ली हैं, जो कि है इंट्रो है, बुक्स एंड राइटिंग्स है, मुस्लिम एंड ब्रिटिश कंपोजर है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है. अब हम बात करेंगे टू नेशन थ्योरी पे. लेट्स स्टार्ट. सो द टू नेशन थ्योरी, इसमें आपको ये भी पॉलिटिक्स एंड द टू नेशन थ्योरी दोनों बताऊंगी. पॉलिटिक्स में लिखना भूल गई हूँ लेकिन वो भी है. The Hindi-Urdu controversy made Sir Syed revise his views politically. Urdu was a common language for both Hindus and Muslims. He was shocked by the Hindu insistence of Hindi written in the Devanagari script, replacing Urdu as the language of the courts and administration, which he said was a political issue rather than the educational one. He also pointed out the unfairness in the competitive civil service examinations being held in England because Indians would not be able to compete with the English candidates. ठीक है, इसमें कहा गया कि उर्दू जो थी कॉमन लैंग्वेज थी बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए थी, बट वो शॉक में थे by the Hindus' insistence on Hindi written in the Devanagari script, replacing Urdu as the language in the courts and अब जो courts और administration थे उसमें भी उर्दू शुरू हो गई थी. तो अब जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस थे तो वो इंग्लैंड में थे, तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता मुस्लिम्स और हिंदूज के लिए टू कम्पीट विद द इंग्लिश कैंडिडेट्स. तो अब आगे पढ़ते हैं. When Congress came into being in 1885, Sir Syed opposed the idea of Muslims joining in on 2 counts. One, if the Congress political cause agitation favored parliamentary government for India through elections and Hindus being in majority would benefit at the expense of the Muslim minority. ये 2 थे, ठीक है, 2 counts थे. In 1887, Sir Syed clearly asked the Muslims to keep aloof from the Congress as it was primarily an organization looking after the interest of just Hindus. The reaction of the Hindus to Urdu and the politics of the Congress brought him to the conclusion that the Hindus-Muslim would always take different paths and do not come together. The idea of
The idea of India having two nations, Hindus and Muslims, was born and grew into Sir Syed's two-nation theory. He was superhuman will. He, with superhuman will and faith in his work, brought about the of the Muslims for generations to come. Sir Syed died in 1898 at Aligarh and is buried in the grounds of university he established. ठीक है, सर सैयद अहमद खान 1898 में फोर्थ हुए अलीगढ़ में, और उनकी जो कब्र है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में ही है. He was ठीक है. Sir Syed experiment of combining Western education with religious education was adopted in a different form of other Muslims who wished to safeguard their religious and cultural heritage. Thank you so much. Please like and subscribe my channel.